नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बात उन छात्रों की जिनकी अब वतन वापसी हो रही है यूक्रेन से। यूक्रेन पर हमले का 8वां दिन आज है। रूस ने कीव के सेंट्रल रेलवे स्टेशन को उड़ा दिया। रूस ने खेरसोन पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन में अब तक 752 नागरिक मारे गए हैं। वहीं यूएन ने 752 लोगों की मौत का दावा किया है। रूस के हमले में 752 नागरिक मारे गए हैं। रूस के हमले के बाद बिजली पानी का भी संकट। यूक्रेन हमले का आज 8वां दिन है। रूस ने कीव के सेंट्रल रेलवे स्टेशन को भी अब उड़ा दिया। रूस ने खेरसोन पर कब्जा कर लिया। अब तक यूक्रेन में 752 नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है। यूएन ने 752 लोगों की मौत का दावा किया है। रूस के हमले में 752 नागरिक मारे जा चुके हैं। बिजली पानी का भी संकट अब यूक्रेन में हो गया है। वहीं वहां फंसे हुए छात्रों के संपर्क में विदेश मंत्रालय है। यूक्रेन में कोई भी भारतीय बंधक नहीं है, ये बताया है भारत के विदेश मंत्रालय का। ये बड़ा बयान, ये बड़ा दावा भारत के विदेश मंत्रालय का कि कोई भी भारतीय बंधक नहीं है यूक्रेन में। वहां छात्रों के संपर्क में विदेश मंत्रालय लगातार बना हुआ है। विदेश मंत्रालय का ये बड़ा दावा। यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों के संपर्क में विदेश मंत्रालय, और विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि यूक्रेन में कोई भी भारतीय बंधक नहीं है। और पिछले दिनों हमने तस्वीरें भी देखी थी, जब यूक्रेन से भारतीय छात्र लौटे तो उन्होंने किस तरह से बताया अपनी वापसी का रास्ता। तिरंगे के साए में भारत लौटे यूक्रेन से छात्र, भारतीय छात्र यूक्रेन में जो फंसे हुए थे वो तिरंगा हाथ में लेकर वापस लौटे तो उन्हें कहीं कोई रुकावट नहीं हुई। अब विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन में कोई भी भारतीय बंधक नहीं है। छात्रों के संपर्क में लगातार विदेश मंत्रालय बना हुआ है। वहीं केंद्र सरकार का ऑपरेशन गंगा और तेज हो गया है। यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी लगातार जारी है। भारत पहुंचे एयरफोर्स के 3 ग्लोब मास्टर। पहले विमान में 200 भारतीय पहुंचे थे, दूसरे विमान में 220 भारतीय लाए गए, तीसरे विमान में 208 भारतीयों की वापसी हुई। आज 628 भारतीयों की वतन वापसी हुई। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यात्रियों का एयरपोर्ट पर पहुंचकर स्वागत किया। ऑपरेशन गंगा हम सेंटर में रहते थे, बट अभी भी जो बच्चे कीव और खारकीव में हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि उन बच्चों को पहले लाया जाए और जल्दी लाया जाए, बिकॉज उनकी सिचुएशन बहुत बिगड़ती जा रही है। आपके पेरेंट्स आए थे, उन्होंने इतना ग्रैंड वेलकम किया है, आपको कैसा लग रहा है भारत में? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना लंबा सफर, लगभग 2 दिन का सफर हो गया और उसके बाद ठीक ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी की बात। मैं कुछ नहीं बोल पा रही, मैं तो यही कह रही हूँ जितने बच्चे वहाँ रह गए सबके बच्चे ठीक ठाक आ जाए। We can't say anything about this, the further situations, how it would lead. So for government of India, I will like to say that please try to evacuate those who are at the east and north part, because at there is no movement and there's very strict. They implement the curfew, so all the students they are not able to move, and there is like lack of food. Like it's depend on the location. Like mostly like eastern and southern part, they are like Kiev, Sumy, Kharkiv. They are in danger zone. Like some of our friend like in Sumy from Arunachal Pradesh, he's stuck there, and there was no movement at all. And he was out of like he don't have money. Like he have money on his account, but he can't use it. So it's only like private, their local bank, there is private bank. So we like donate 100 graven so that he can use his groceries and all. हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक्शन लिया था इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने का। फिर हमारी गवर्नमेंट को देख के जो हमारे इंटरनेशनल फ्रेंड्स थे वो भी बोल रहे थे कि यार तुम्हारी गवर्नमेंट कितनी अच्छी है। फिर सभी की गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू किया, और अगर इंडियन गवर्नमेंट नहीं होती तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ है। जितने भी बॉर्डर्स थे सब पे इंडियन स्टूडेंट्स को रिसीव करने के लिए वहाँ पे एम्बेसी से पीपल खड़े हुए थे और सबने बहुत हेल्प की। सभी कंट्रीज के पीपल ने बहुत हेल्प की है निकलने के लिए। हमारी बहुत बहुत थैंक यू इंडियन पीपल को, इंडियन गवर्नमेंट को।
आई एम रियली प्राउड टू बी एन इंडियन। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत बढ़िया। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर टर्नोपिल में तो नॉर्मल है, बट ये थोड़ा एक डर होता है क्योंकि शाम को 6-7 बजते ही सायरन शुरू हो जाते हैं। हम लोग बंकर में जाते थे, बट बाकी और सिटी में बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है। कीव है आपका, खार्किव है, कीव पूरा उड़ा दिया उन लोगों ने। खार्किव में कल बोल रहे हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है कजान, उसमें अटैक हुआ है तो उनका हॉस्टल भी उड़ा दिया उन लोगों ने। सुमी में भी ज्यादा दिक्कत है, मेरे दोस्त फंसे हुए हैं। ओडिशा में भी दिक्कत है, बाकी और सिटी में बहुत ज्यादा दिक्कत है। मेरा थोड़ा वेस्ट की तरफ पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा दूर है तो, बट वहाँ बोलते हैं कि क्योंकि मेरे में एयर बेस है तो बोलते हैं कभी भी अटैक हो सकता है वहाँ पे। फर्स्टली व्हेन आई हैड अ फ्लाइट ऑन 24th फ्रॉम कीव, when I was at airport, that time only the bomb blast happened. Then we ran to the embassy. Embassy didn't help us much, to be honest. They just told that do whatever you want, you go by yourself, you just reach the border. So we went to the border. First we took the train to Ivano. From Ivano we took the bus and we went to the Hungary border. From the Hungary border we came finally here. बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बेटे की तरह मैं प्रेयर करती हूँ सभी के बच्चे ठीक ठाक आ जाए, और जो वो नवीन बेटा एक्सपायर हुआ है ना, उसके लिए मुझे बहुत दुख है। सभी बच्चे ठीक आ जाए। I had my flight on 24th Air India, but when I reached the airport, I heard that there was a bomb blast and the airport got sealed. So I ran to Indian Embassy. I was staying there for 2 to 3 days, and then we were asked to leave the embassy and move towards the western border. So then we took trains and went to Uzerod. तो यूक्रेन से लगातार भारतीय छात्रों को लेकर विमान आ रहे हैं। C-17 ग्लोब मास्टर विमान अब तक सैकड़ों छात्रों को ला चुका है और एक बार फिर हिंडन एयरपोर्ट पर विमान उतरा और छात्रों की अगवानी करने के लिए यहाँ पर खुद मंत्री पहुँच रहे हैं। एक एक कर और तमाम छात्रों को घर तक पहुँचाने की सुविधा दी जा रही है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट यहाँ पहुँचे और इन छात्रों का स्वागत किया। 628 भारतीयों की वतन वापसी हुई। तीसरे विमान से 208 भारतीयों की, दूसरे विमान से 220 भारतीय लाए गए। पहले विमान से 200 भारतीय पहुंचे थे। 628 भारतीयों की वतन वापसी हुई। अब आज फिर से ये विमान जाएंगे और यूक्रेन से छात्रों को लेकर आएंगे। भारत एयरफोर्स के 3 ग्लोब मास्टर भारत पहुंच चुके हैं और यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं से पहले यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत 200 भारतीयों को लेकर एयरफोर्स का पहला C-17 ग्लोब मास्टर विमान गुरुवार तड़के हिंडन एयरबेस पर उतरा। विमान ने रोमानिया के बुखारेस्ट से उड़ान भरी थी। वो जहाज आज सुबह जा चुका है और थोड़ी देर के बाद जैसे ही बच्चे इसमें से बाहर निकलेंगे, कुछ देर के बाद ये जहाज़ दोबारा फिर चले जाएगा। तो इस तरह से जो आने वाले जहाज़ हैं अभी हमारे, उसके बाद फिर से वो जहाज़ वहीं वापस जा रहे हैं। एक एक बच्चे को लाना जो प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है वो कर्तव्य है और हमारे क्रूज जितने भी हैं मैं उनको भी बधाई देता हूं कि लगातार उठे हैं और काम कर रहे हैं और अपने फर्ज को निभा रहे हैं। और हम लोग सब रात भर उठे हैं और अभी 2 जहाज़ इसी हिंडन एयरबेस पर आने वाले हैं। हम रात भर जगते रहेंगे। मैं सबको शुभकामना देता हूं और आप भी रात भर इसी तरह से खड़े रहे हैं। आपके लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं। हम सब लोग देश की सेवा कर रहे हैं। इस समय हम सब लोग देश की सेवा कर रहे हैं। प्रभु सबको शक्ति दे और बच्चों की खुशी, बच्चों के खिले हुए चेहरे देख के मुझे लगता है कि मातृभूमि पर आने पर मेरे सारे बच्चों को बेहद खुशी हुई है। पहले C-17 ग्लोब मास्टर विमान में 200 छात्रों में 11 छात्र राजस्थान के हैं। यूक्रेन से 11 राजस्थानी स्टूडेंट्स का दल वापस आया, जिनका हिंडन एयरपोर्ट पर महिला और बाल विकास विभाग मंत्री ममता भूपेश ने स्वागत किया। आपको बता दें कि सभी स्टूडेंट्स की एयरपोर्ट से घर वापसी के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच C-17 ग्लोब मास्टर विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचा। अब तक ऑपरेशन गंगा के तहत 3000 से ज्यादा भारतीयों की वापसी हो चुकी है। गाजियाबाद के हिंडन
एयरफोर्स एयरपोर्ट पे हम लोग अभी राजस्थान के बच्चों के दल के साथ में खड़े हैं। हमने अभी इनको यहाँ पे रिसीव किया है और अब आगे से यहाँ से घर ले जाने तक की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मुझे और धीरज जी को और हमारे तमाम मंत्रियों के दल को यहाँ भेजा है। हम सब इन बच्चों की खैर खुमार के लिए यहाँ हैं और अब इनको साथ अपने ले जाके इनके घर तक, इनके पेरेंट्स तक पहुँचाना हम लोगों का काम है। मुझे खुशी है कि एयरफोर्स के इस विमान के अंदर हमारे राजस्थान के बच्चे सकुशल पहुँच पाए हैं और आज इनके चेहरों पे जो खुशी देखने को मिल रही है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है, क्योंकि एक खौफनाक मंजर से ये लोग वहाँ से निकल कर आए हैं। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि हमारे सारे बच्चे इसी तरह से सकुशल हिंदुस्तान वापस आएँ और हम उनके परिवारों तक उनको वापस वहाँ तक लेके जाएँ। उदयपुर के पहाड़ा थाना इलाके के मालीफला गांव में एक महिला और युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि व्यक्ति ने अपनी पत्नी और एक अन्य युवक के बीच अवैध संबंधों के शक के चलते घर में ही बंधक बनाकर लात, घूंसों और डंडे से उसे जमकर पीटा। यही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पति ने दोनों की बेरहमी से पिटाई करते हुए युवक के बाल भी काट दिए। सूचना मिलने के बाद एक्टिव हुई पुलिस ने आनंद फानन में पति को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं अन्य लोगों की तलाश जारी है। कपिल शिमाली मेरे सहयोगी हमारे साथ उदयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, पूरा मामला क्या है? ये एक महिला और युवक के साथ मारपीट की जा रही है, वीडियो भी अब वायरल हो गया है इसका। देखिए, जो पुलिस को जानकारी दी गई है उसके अनुसार ये पूरा मामला पहाड़ा थाना इलाके के गांव का है और वहां पर बताया जा रहा है कि मणिलाल नाम का जो एक युवक है वो एक ट्रैक्टर चालक है और वो जब गांव में ट्रैक्टर में रेती भरने के लिए गया उस दौरान महिला के घर पर वह पानी पीने गया। जब एक महिला घर में पानी लेने गई तो दूसरी महिला इस युवक के पास में खड़ी थी। जब इस युवक को घर के बाहर पड़ोसियों ने देखा तो महिला के पति कन्हैयालाल को इसकी सूचना दे दी गई और कन्हैयालाल ने अपने घर आकर जो युवक ट्रैक्टर चालक था उसे और महिला को अपने घर के अंदर ही एक लकड़ी से बांध दिया। उसके बाद में जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं बेरहमी के साथ में लठ से और लात और घूंसों से महिला की और इस युवक की पिटाई की गई है। उसके बाद में जो युवक था इसे अर्ध नग्न करते हुए इसके बाल भी काट दिए गए। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली पहाड़ा थाना के एसएचओ नागेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे थे। जो युवक था घायल उसे हॉस्पिटल में अचेत अवस्था में भर्ती कराया गया था और जो महिला थी उसे उसके पीहर पक्ष के सुपुर्द किया गया। दूसरी ओर जो महिला का पति है, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में 2 से 3 और नामजद आरोपी हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जी ठीक है, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। खबर जोधपुर से। जोधपुर में बुधवार की रात बारह रोड स्थित मार्केट में 2 रेहड़ी वाले आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि दोनों ठेला चलाने वाले किसी बात पर पहले तो बहस करने लगे और कुछ ही देर में हाथापाई पर उतर आए। इन दोनों को मारपीट करते देख वहां भीड़ लग गई और लोगों ने किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इस दौरान पुलिस वालों को भी खबर दी गई थी, लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी पुलिस वाले मौके पर नहीं पहुंचे। जोधपुर से तस्वीरें हैं। जोधपुर की ये खबर है, 2 रेहड़ी वाले आपस में ही यहाँ भिड़ गए। ठेला चलाने की किसी बात पर पहले तो बहस हुई इनमें, फिर हाथापाई पर उतर आए। दोनों की तस्वीरें देखिए, वहाँ इन दोनों को मारपीट करते देख मजमा लग गया, लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। किसी तरह मामला समझा बुझाया गया, मामला शांत करवाया, लेकिन पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस वाले मौके पर नहीं पहुंचे। चित्तौड़गढ़ से खबर है। चित्तौड़गढ़ में दुकान पर काम करने वाले एक युवक के साथ चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट करने का मामला सामने आया है। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में पीड़ित युवक कई सालों से बर्तन भंडार पर काम कर रहा था। उसने अपनी दुकान मालिक पवन शर्मा से तनख्वाह के पैसों की मांग की, तो उसके दुकान मालिक पवन शर्मा समेत सत्यनारायण शर्मा, श्याम शर्मा ने 2 अन्य युवक दिनेश और कमलेश के साथ मिलकर दुकान से सामान चोरी करने का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट किया और उसके परिजनों से चोरी किए गए सामान के एवज में 25,000 रुपये वसूल कर लिए।
और थाने में शिकायत नहीं करने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरे घर का अम्बालाल लक्ष्मी दुकान पे काम कर रहा, उसको 1.5 साल हो गया, उसको मारिया, उसको नागा कर ऊपर मारिया, तीजी मिजल पे ने उसको पानी पिलाया, नागा कर मुँह घर 25,000 रुपये लेगी जो उसको दीदा, और जुट्टा जमवा हट गई था, उसको तनका मांगी न दीदी बे, जुट्टो जिनका हल गई तो वो समय उल्टे ले गया 50,000 का ये लीधा स्टाम्प जो वे लीधा। महालक्ष्मी बर्तन भंडार की दुकान है यहाँ पे कस्बे में। उसको बताया एक लड़का है, उसको बताया मैं इस दुकान पे काम करता हूँ, मेरे मजदूरी के पैसे सेठ जी से मांगे, सेठ जी ने बोला आज तो टाइम पे आना, और मेरे दूसरे कोई वो लेबर नहीं है। तो दुकान पे गया तो मेरे साथ 2 लोग पहले से वो बैठे जो कमलेश वगैरह जो 2 लड़के हैं, मेरे को बोला तूने इनके साथ मिलकर दुकान में चोरी की है। मैंने मना किया तो सेठ जी ने, मुनीम ने, उनके लड़के ने तीनों हमारे साथ मारपीट की। मारपीट से मेरे गंभीर चोटें आई है और मेरे घर वालों से इन्होंने चोरी के नाम पे 25,000 रुपये भी ले लिए हैं। मेरे घर वालों, मेरी बीवी ने मेरे अपना कहना बेच के 25,000 रुपये दिए। खबर कोटा से। कोटा में 1.5 लाख का धनिया जलकर राख हो गया। देर रात धनिया की फसल में आग लगा दी कुछ लोगों ने। पीड़ित ने अज्ञात लोगों पर आग लगाने का आरोप लगाया है। खुदायला गांव की घटना है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आग लगने से करीब 1.5 लाख का धनिया जलकर खाक। पीड़ित हंसराज ने अज्ञात लोगों पर आग लगाने का आरोप लगाया है। खुदायला गांव में देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया। रामगंज मंडी थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देर रात धनिया की फसल में कुछ लोगों ने आग लगा दी, जिससे 1.5 लाख का धनिया जलकर राख हो गया। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। Mixer grinder. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की और। बात बजट पर बहस की, आज जिसका आखिरी दिन है आज बजट पर बहस का। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट बहस का जवाब देंगे। शाम 5 बजे सीएम गहलोत जवाब देंगे। विपक्ष के सवालों के जवाब आज मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे। पुरानी पेंशन बहाली पर पड़ने वाले वित्तीय भार का भी ब्यौरा मुख्यमंत्री दे सकते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब दिया जाएगा। जवाब के दौरान सीएम गहलोत कई घोषणाएं भी करेंगे। प्रदेश को कई सौगातें आज मिल सकती हैं। बजट में छूटी घोषणाओं को रिप्लाई में शामिल करने की उनकी कोशिश रहेगी। कुछ बड़ी घोषणाएं भी संभव है। सीएम के रिप्लाई से पहले नेता प्रतिपक्ष का भी वक्तव्य होगा। बजट बहस का आज आखिरी दिन और मुख्यमंत्री बजट बहस का जवाब देंगे। 5 बजे का वक्त जब मुख्यमंत्री इस बजट बहस का जवाब देंगे। और जो सवाल पूछा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि पुरानी पेंशन बहाल तो कर दिया आपने, लेकिन उससे पड़ने वाले राजकोष पर भार का, वित्तीय भार का कैसे आप क्योंकि कहते आए हैं कि राजकोष खाली है, तो वित्तीय भार का किस तरह से आप निर्वहन करेंगे, तो मुख्यमंत्री इसका भी ब्यौरा दे सकते हैं, वित्तीय भार का भी ब्यौरा दे सकते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे शाम 5 बजे। और विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है उन तमाम सवालों के जवाब मुख्यमंत्री आज 5 बजे देंगे। इस दौरान कई घोषणाएं भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। प्रदेश को आज कई सौगातें मिल सकती हैं। बजट में जो घोषणाएं छूट गई थी उनको इस जवाब में शामिल करने की उनकी कोशिश रहेगी। आज आखिरी दिन है बजट बहस का और इसके बाद 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट बहस का जवाब देंगे। दिनेश शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या रहने वाला है आज? अब बिल्कुल देखिए, आज मुख्यमंत्री का जवाब आएगा बजट बहस जो हुई है उसमें, और उसमें कई बड़ी घोषणाएं भी देखने को मिल सकती है। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष का वक्तव्य होगा, उसमें वो बजट की खामियां गिनाएंगे। तो बजट बहस पर चर्चा का आज जो है वो आखिरी दिन है और आज जो है मुख्यमंत्री
जब अपना जवाब पेश करेंगे तो उसमें कई सारी घोषणाएं देखने को मिल सकती है। मेरे साथ रामनाथ शर्मा हैं, भाजपा विधायक हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के। मुख्यमंत्री का जवाब आज आने वाला है, आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं, किस तरह की और घोषणाएं होनी चाहिए विपक्ष के नज़रिए से? मुख्यमंत्री जी 3 बजट पहले पेश कर चुके हैं, चौथा बजट अब की बार पेश किया है। जो उनके बजट की घोषणाएं है सरकार उन्हीं को पूरा कर दे। जो इनकी चुनावी घोषणाएं है, जो इन्होंने वादा किया था कर्ज माफी का, वही पूरा कर दे। जो इन्होंने वादा इस बात का किया था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे, वो वादा पूरा कर दे। नया कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमें इस रिप्लाई से कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, थोड़ी घोषणा ही होगी, लोक लुभावनी घोषणा ही होगी। इनके विधायक और इनके समर्थक विधायक मेज थपथपाएंगे, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे, लेकिन धरातल के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देगा। यूक्रेन संकट भी अभी चल रहा है, सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं उस पर विपक्ष संतुष्ट है? देखिए, ये विषय एक ऐसा है जिसके ऊपर पक्ष विपक्ष सभी को एक सहमति हो गए, और हमारा फोकस सिर्फ इसी बात के ऊपर हो कि राजस्थान के रहने वाले वो तमाम विद्यार्थी, युवा या काम करने वाले लोग सकुशल अपने घर लौट सके। इसलिए इसमें को राजनीतिक बयान देने के बजाय कल सदन के अंदर भी प्रतिपक्ष के नेता ने ये कहा कि इसके सामूहिक प्रयास होने चाहिए। ना बीजेपी कांग्रेस होना चाहिए, ना दिल्ली की सरकार, ना राजस्थान की सरकार होना चाहिए, और सामूहिक प्रयासों से जो ज़्यादा बेटर कर सकता है उसको करना चाहिए। कुछ मुद्दे विपक्ष के द्वारा लगातार उठाए जा रहे थे, क्या रुख अब रहने वाला है सदन में उन मुद्दों को लेकर? रीट का मसला है, कर्ज माफी का मसला है। देखिए, हम तमाम मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं उनको उठाने का काम कर रहे हैं। 26 लाख परिवार आज भी रीट परीक्षा की न्याय मांगने सरकार की दहलीज के ऊपर खड़े हुए हैं, सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं करी है। जो भर्तियां जो की गई है उन भर्तियों के अंदर भी अब पटवारी परीक्षा के अंदर भी जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया है, उसके बाद सरकार ये नहीं बता रही है कि हाँ पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, लड़कों को साथ जस्टिस हुआ या नहीं हुआ, ये बताने में भी असमर्थ है। इसलिए सरकार की तमाम भर्तियां संदेह के घेरे के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी यही मांग करती है जो जनभावना है, ईमानदारी के साथ परीक्षाएं हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, और जो हकदार है उसको सम्मान मिले, गुनहगार है उसको सजा मिले। आज भी राजस्थान के अंदर क्राइम अनकंट्रोल है, क्राइम के ऊपर कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है। अब उसके अंदर भी यही है कि जो योग्यताधारी है, जो सक्षम है, उनको फील्ड पोस्टिंग मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि उस राजनीतिक चश्मे के आधार के ऊपर आप पोस्टिंग करोगे तो परिणाम भी ऐसे निकल कर आएंगे। तो ये रामनाथ शर्मा है जिन्होंने कहा कि सदन में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से वो लगातार जारी रहेंगे। और आज देखिए, आज की कार्रवाई की अगर बात करें तो अभी 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी प्रश्नकाल के साथ में। प्रश्नकाल में भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठेंगे, सवाल जो पूछे जाएंगे उनका जवाब दिया जाएगा मंत्रियों की ओर से। उसके बाद शून्यकाल में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठेंगे, और बजट पर बहस का आज आखिरी दिन है। उसके बाद जो है वो पहले नेता प्रतिपक्ष का वक्तव्य होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री का जवाब आएगा, और मुख्यमंत्री के जवाब में कई बड़ी घोषणाएं आज देखने को मिल सकती है। कई बजट बहस के दौरान जो भी मुद्दे उठाए गए विधायकों की ओर से, जो उनके क्षेत्र की मांगे रखी गई। शुक्रिया दिनेश, तमाम जानकारी के लिए। सीधा आपको ले चलते हैं, ओम बिरला कोटा पहुंचे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कोटा संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं ओम बिरला। ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन। कोटा बूंदी दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय क्षेत्र के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष नंदा देवी एक्सप्रेस से कोटा पहुंचे हैं। और ये सीधी तस्वीरें देखिए, कोटा पहुंचते ही नंदा देवी एक्सप्रेस से रेलवे स्टेशन पर उतरते ही ये सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। इस वक्त अपने कोटा बूंदी दौरे पर पहुंचे, अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, और कई कार्यक्रम यहाँ पर होंगे जिनमें शिरकत करेंगे ओम बिरला। हर बार की तरह इस बार भी ओम बिरला हो सकता है जन सुनवाई करें, क्योंकि जब भी यहाँ आते हैं ओम बिरला तो लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। और आज ये सीधी तस्वीरें कोटा से, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष कोटा पहुँचे। ओम बिरला आज लोकसभा कैंप कार्यालय पर लोगों से मुलाकात करेंगे। बूंदी की पुरानी कृषि उपज मंडी में स्पीकर बिरला दिव्यांग और वरिष्ठ जनों को सहायक उपकरण भेंट करने का भी कार्यक्रम है, जिसमें शामिल होंगे ओम बिरला। शाम 6 बजे बूंदी व्यापार संघ के शपथ ग्रहण समारोह में भी लोकसभा अध्यक्ष शामिल होंगे। ये तस्वीरें सीधी कोटा से, ओम बिरला पहुंचे हैं कोटा और कई कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे। कोटा बूंदी दौरे पर हैं लोकसभा अध्यक्ष
ओम बिरला आज नंदा देवी एक्सप्रेस से कोटा पहुंचे। अभी कुछ देर पहले लोकसभा कैंप कार्यालय पर लोगों से मुलाकात करेंगे ओम बिरला और बूंदी की पुरानी कृषि उपज मंडी में दिव्यांग और वरिष्ठ जनों को सहायक उपकरण भी भेंट करने का कार्यक्रम है। इसके बाद शाम 6 बजे बूंदी व्यापार संघ के शपथ ग्रहण समारोह में भी ओम बिरला शामिल होंगे। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कोटा रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहां ओम बिरला अभी आपसे कुछ देर पहले वो उतरे हैं यहाँ पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी दौरे पर, और ये तस्वीरें सीधी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कई कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करेंगे ओम बिरला। एक एक कर ओम बिरला का रोड मैप भी आपको हम बता रहे हैं क्या कुछ रहने वाला है उनका कार्यक्रम यहाँ पर। इस दौरे के दौरान नंदा देवी एक्सप्रेस से कोटा पहुँचे हैं ओम बिरला और यहाँ पहुँचने पर उनका स्वागत किया गया, उनकी अगवानी की गई और अब यहाँ से सीधा रवाना होते हुए अपने कैंप कार्यालय में, लोकसभा कैंप कार्यालय में लोगों से मुलाकात करेंगे, जनसुनवाई करेंगे और व्यापार संघ के शपथ ग्रहण समारोह में भी 6 बजे जो बूंदी में होना है उसमें भी शामिल ओम बिरला होंगे। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।